हेलो एंड वेलकम टू पीएससी नर्ड्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। दिवाली बीत गई है बट लोगों ने बम फोड़ना नहीं छोड़ा है, सो प्लीज अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज इफ यू कैन। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जितने भी नए कैंडिडेट स्पेशली जो फ्रेशर्स आते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज के प्रिपरेशन में, तो उनका एक मेन कंसर्न होता है कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाना है। और उनका जो प्राइम टाइम होता है, जो क्रूशियल टाइम होता है, उसका एक मेजर चंक वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के नोट मेकिंग में वो डिवोट करते हैं। एंड इवेंचुअली वो नोट किसी काम का नहीं होता है और उनका टाइम वेस्ट होता है। एंड आप वीडियो में बने रहिए, मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। एंड यस, दिस इज आई फर्मली बिलीव कि जो आप नोट्स बना रहे न्यूज़पेपर से, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, इस बात के पीछे पटाखा भी बच गया। दैट यू आर मेकिंग योर, आप अपने नोट्स बना रहे एंड यू आर वेस्टिंग, जस्ट अ मिनट, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड दैट टाइम कैन बी डिवोटेड टू सम अदर पार्ट। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स के वीडियो हैं, बहुत सारे सीनियर्स होंगे, इवन माइन सीनियर ऑल्सो। जब मैं इस प्रिपरेशन में आई थी, माइन सीनियर टोल्ड मी दैट प्रियंका, यू शुड मेक नोट्स from newspaper, and I used to devote my 4 5 hours of my crucial time on doing PhD। तब ना ही तो एक फ्रेशर को ना ही तो सिलेबस की समझ होती है। अगर किसी उसको तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ छांटना ही नहीं आता कि कौन सा न्यूज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आपको ये पता होता है कि ओके, डिफेंस जो है आपका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके पेपर, किसी पेपर का रैंडम आपको कोई वेग आइडिया होता है। एंड व्हाट यू डू कि डिफेंस मिनिस्टर ने कोई एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, आप उस पर बैठ के पीएचडी करने लगते हो। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस। न्यूज़पेपर से नोट मेकिंग एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है, और ये इससे जो फ्रेशर्स होते हैं उनका बहुत ही क्रुशियल टाइम वेस्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि न्यूज़पेपर वर्थलेस होता है, नो। हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर को से क्या आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर न्यूज़पेपर से कुछ निकालना है तो ये किन के लिए एप्लीकेबल है। क्या फ्रेशर्स के लिए एप्लीकेबल है, या फिर जो सीनियर्स होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 3 मीन्स दे दिया होता है, वो कुछ चाहे तो निकाल सकते हैं। और क्या वैल्यू एडिशन हम 20 के 20 क्वेश्चंस में कर सकते हैं। जो बात होती है वैल्यू एडिशन की, कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, क्या 20 के 20 क्वेश्चन और 4 के 4 पेपर में हम ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स पे। आई कैन अश्योर यू कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वीडियोज ऑफ योर एस्पिरेंट लाइफ। यहाँ पे कोई आपको ब्लर्ड आइडिया और ब्लर्ड डायरेक्शंस नहीं मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले बात करें कि ये न्यूज़पेपर नोट मेकिंग, न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर रिलेवेंट किसके लिए है। सो माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर आपका किसके लिए है, करेंट अफेयर्स के लिए है, राइट। अब करेंट अफेयर्स मतलब क्या होता है, करेंट अफेयर्स माने क्या होता है। बिल्कुल एक बातचीत के माध्यम से इसको समझते हैं, सिंपल रखते हैं डिस्कशन को, है ना। आपकी समझ में करंट अफेयर्स क्या है, मेरे समझ में करंट अफेयर्स ये है कि मेरा जो स्टैटिक पोर्शन है, मेरा जो कोर पोर्शन है, कोर सिलेबस है, जो इतना, जो अपने आप में एक समुद्र है, वो जब भी उसका कोई पार्ट या कोई टॉपिक न्यूज में आता है, तो वो एक मेरा करंट अफेयर्स बन जाता है। बस मेरे समझ से करंट अफेयर्स यही है, सिंपल शब्दों में। अभी बताएंगे कैसे। एग्जाम्पल लीजिए, पहला देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी हमारा एक कोर सिलेबस का पार्ट है। अब पॉलिटी से मान लीजिए कि स्पीकर जो है, आपने कभी न्यूज पढ़ा है स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो स्पीकर आज उठ के न्यूज़पेपर में पैदा तो हुआ नहीं, बहुत ही मैं लेमन शब्दों में इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पीकर आज न्यूज़पेपर वालों ने तो इसको एस्टैब्लिश किया नहीं। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जिसको भारत के संविधान में
प्लेस दिया गया है। यानी इसके जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे, कुछ पावर्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, और इन्हीं पावर्स एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज में कोई इशू आया होगा जिसको न्यूज़पेपर ने कवर किया है। क्लियर है? जो हमारा बेस है, इसी बेस के एक्सरसाइज में कोई इशू आया होगा जो न्यूज़पेपर ने कवर किया है। तो आप बताइए कि आज एक न्यूज़ आता है, वो न्यूज़ वो न्यूज़ आपका क्वेश्चन का बेसिस कभी नहीं बन सकता। आपका क्वेश्चन का बेसिस जब भी स्पीकर से सवाल आएगा तो उस न्यूज़ को आप एक कोट कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। जब भी आपका स्पीकर का सवाल आएगा, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कैसे एनविसेज किया था। ओके, इसके पावर्स क्या है, एज अ स्पीकर इसके पावर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके फंक्शंस क्या है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन पावर्स एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज में इशू क्या क्या आ रहा है। इम्पार्शलिटी का इशू आ रहा है, आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेंगे। इतना ही है, करंट अफेयर्स का रिलेवेंस इतना ही है। बाकी सारा कुछ आपका जो है, ये बेस जो है आपका कोर मटेरियल है। दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। पॉलिटी के बाद जब सपोज आईआर ले लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। मान लीजिए मोदी जी जो है हमारे अमेरिका गए, बिडेन से मिले, हाथ मिलाया, गले मिले, चाय पिया। ठीक है, एक फ्रेशर जो है उसको लगा कि भाई मोदी जी गए हैं, और उसको हर एक फ्रेशर को हर पॉइंट जो है ना एक वैल्यू एडिशन की तरह लगता है। उसको लगता है कि ओ माय गॉड कुछ छूट ना जाए। बहुत सारे टॉपर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि जो हेडिंग आती है न्यूज़पेपर की वो मैं नोट कर लिया करता था, कर लिया करती थी। माय डियर फ्रेंड्स, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, और जो टाइम है कि 3 घंटे के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस देने हैं। आपको स्पेस कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको एड्रेस करने हैं। एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 से 3 पार्ट होंगे मिनिमम। आपको सारे पार्ट एड्रेस करने हैं। अगर आप किसी एक पार्ट को छोड़ते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपके पास इतना स्कोप ही नहीं होता है कि आप ये चाय पानी, हाथ मिलाया, गले मिला, खाना खाया, ये सब करें। अगर आप ये सब कंटेंट कहीं भी एक शब्द लिख रहे हैं, मतलब कि आप जो रिलेवेंट कंटेंट है, जो मोर इम्पोर्टेंट कंटेंट है उससे मिस कर रहे हैं, और आपको इवेल्युएशन जो है वो आपको इवेल्युएटर मार्क्स कम देगा। और अगर आपने कोई एक पार्टिकुलर पोर्शन छोड़ दिया, सपोज कीजिए कि आपका 2-3 पार्ट है, आपने एक पार्ट ही छोड़ दिया, आपके वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, क्यों इवेल्युएटर पेन लेगा? आपके 150 वर्ड को आपने 200 वर्ड लिख दिया। वाई शुड एक यूपीएससी एग्जामिनर आप पेन लेगा आपके क्वेश्चन को चेक करने का? 250 वर्ड्स की जगह पे आप 300 शब्द लिख दे रहे हैं। वाई शुड ही और शी विल टेक पेन ऑफ चेकिंग योर 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा? उसके पेन्स को आप जितना बढ़ाएंगे वो उतना आपके मार्क्स काटेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप लो वैल्यू, लो क्वालिटी, इररिलेवेंट कंटेंट लिखेंगे, उसके फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, वो आपके मार्क्स को कट करेगा। सो इशू कहाँ पे आता है कि आपको जब बच्चे नए नए आते हैं इस प्रिपरेशन में, तो उनको लगता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। भाई वैल्यू एडिशन भी जो है ना, वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास 140 वर्ड्स रेडी रहना चाहिए, और 140 वर्ड्स वही होगा जो बाकी लिखेंगे। आप हार्डली 10 वर्ड्स में कोई एक्स फैक्टर ला सकते हो। अदरवाइज अगर पेपर कंप्लीट हो जा रहा है और वर्ड लिमिट में एक आप एवरेज आंसर लिख दे रहे हैं, तो दिस इज योर अचीवमेंट। सो मैं कहा थी कि ये चाय पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक फ्रेशर जब आता है, एक नया कैंडिडेट उठ के आता है ओल्ड राजेंद्र नगर में, यहाँ पे इतनी तरह तरह की धारणाएं बनी होती हैं कि भाई वैल्यू एडिशन करना है, न्यूज़पेपर से नोट्स निकालो, खुद रिसर्च करो। अब बच्चा जो है ना, रोज आज मोदी जी गए उसको लिखा, वो कुछ लोग तो कटिंग भी रखेंगे, कल मोदी जी चाय पिए, परसों जो है बिडेन के घर गए। भाई आपको
उसको यही समझ में नहीं आता है कि वो फिल्टर आउट क्या करे। उसको सिलेबस का कुछ पता नहीं है, उसको प्रीवियस ईयर का पता नहीं है, उसको बस ये पता नहीं है कि भाई ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है क्या, यहाँ से इंडो यूएस रिलेशंस, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका थोड़ा सा इवोल्यूशन देखेंगे। करंट में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितने पिलर्स पे रन कर रहा है, यानी सक्सेसेस इसको बोल दीजिए, लिमिटेशंस क्या है, या फिर चैलेंजेस क्या है, या फिर एग्जिस्टिंग कन्फ्रंटेशन क्या है, राइट, किन किन एरिया में हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, और इसका वे फॉरवर्ड। बस इन्हीं पिलर्स पे कोई भी क्रिटिकल आंसर, जो आपके कीवर्ड्स आते हैं, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली डिस्कस, कोई भी क्रिटिकल आंसर में आपके पॉजिटिव्स होंगे, नेगेटिव्स होंगे, एंड इन नेगेटिव्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सॉल्यूशन देना होगा। ये हम देखेंगे आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में आप चाय पानी कर रहे हैं, जो एक फ्रेशर है ये चाय पानी यहाँ से निकाल रहा है, बट ये चाय पानी उसके लिए क्या है, जीरो है। क्लियर है। सिमिलरली अगर न्यूज में मान लीजिए, लेट्स टेक अ फ्रेश स्पेस, न्यूज में मान लीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल है। ये क्योटो प्रोटोकॉल आपने कहीं देखा? पहले उसको सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल भी कोई चीज होता है। मान लीजिए उसको कहीं वेगली पता है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से क्या होगा, या तो कहीं इसकी बात हुई होगी, या फिर इसमें कोई अमेंडमेंट आया होगा, किसी पार्टी ने इसे विड्रॉ किया होगा, या फिर किसी पार्टी ने इसको रेटिफाई किया होगा। यही तीन चार चीजें हो सकती हैं, है ना। सो जब तक उसको पता नहीं होगा कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का जो बैकग्राउंड उसको पता नहीं होगा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसके पीछे के लेजिस्लेशन, इसका ये आया क्यों था, इसके सक्सेसर कौन है, तो वो करंट में मान लीजिए दो लाइन एक क्योटो प्रोटोकॉल पे उसके देखिए बैकग्राउंड में कितने पटाखे फूट रहे हैं, और हम यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस कर, एनीवेज क्योटो प्रोटोकॉल पे उसको राइट अप आ गया। अब यहाँ से हार्डली वो दो तीन लाइन उसके काम का होता है, बाकी कहानी होती है। ये तीन लाइन वो निकाल भी लिया कैंडिडेट, किसी नोटबुक में लिख लिया, आईपैड पे लिख लिया, कहीं भी लिखा, उसके काम का है ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? अगर कोई फ्रेशर सुन रहा है तो दिस इज नॉट गोइंग टू सफाइस योर प्रिपरेशन। यू आर ऑलरेडी, इफ यू आर अ फ्रेशर देन यू आर ऑलरेडी बर्डन विथ सो मेनी थिंग्स। आपका जो पूरा टाइम है उसका मेजोरिटी पोर्शन आपके क्लास में जाता है, उसके बाद आपका स्टैटिक रिवीजन है, आपको सिलेबस का आइडिया लेना है, आपको प्रीवियस ईयर का आइडिया लेना है, आपका क्लासिंग है ना ऑप्शनल, जीएस, अब तो सी सेट भी एक आ गया है, ये सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, एमसीक्यू सॉल्विंग, मंथली मैगजीन। अब इसके बीच में अगर एक कैंडिडेट कोई न्यूज़पेपर उठाता है, उसको उसको पता नहीं कि उसके जीएस में पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस में डील कैसे करना नहीं पता है, उसको इन्वायरमेंट का कुछ नहीं पता है, साइंस टेक में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, बट उसको अगर ये बोल दिया जाए कि बेटा तुम न्यूज़पेपर से क्या करो, कि न्यूज़पेपर के टॉपिक उठाओ और यहाँ से क्या अपने मतलब इसको सर्च रिसर्च करो और अपना नोट्स बनाओ। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज, ये कोई सीनियर अगर आपको ऐसा डायरेक्ट करे या फिर आप कर रहे हो तो अपने आप के साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ ब्लफ कर रहे हैं। इफ आई मे से सो, इट्स अ फ्रॉड, इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ फ्रॉड। वाई? बिकॉज आप एक टॉपिक का जब रिसर्च करते हैं आपको कुछ नहीं पता, सपोज सेडिशन आपने देख लिया, ठीक है, यू नो नथिंग, आप सेडिशन के किन किन पिलर्स पे सर्च करेंगे आपको नहीं पता है, कौन से पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं नोट्स में आपको नहीं पता है, ठीक है, और ये कितना एक 3-4 घंटे आपको सर्च करने में लग जाएंगे, आपका एक मतलब अनऑर्गेनाइज्ड एंड फालतू सा रफ एक आप नोट्स बनाएंगे जिससे आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस 3-4 घंटे का फटीग होगा आपको, वो अगले 1-2 घंटे पे निकलेगा। ये 3-4 और ये आपका जो कोर ऑप्शनल पढ़ना था, जीएस का कोई पोर्शन पढ़ना था, सी सेट पढ़ना था, ये सारी चीजें अलाइंड थी। ये 3-4 घंटे आपके उधर नहीं गए,
उसका फ्रस्ट्रेशन अलग होगा। सो एज ए एस्पिरेंट आप कितना पीछे जा रहे हैं, यू कैन सेंस। समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप न्यूज़पेपर पे रिसर्च में टाइम दे रहे हैं, आउटपुट निगेटिव है, ये जीरो भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि आप जो रिसर्च दे रहे हो आपको पता ही नहीं है आप रिसर्च किस पिलर्स पे करेंगे, है ना। आपको सिलेबस का पूरा आइडिया नहीं है, क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं, क्या पूछा जा रहा है, किसी किन पिलर्स पे आप तैयार करेंगे, और इतना रिसर्च करने की आवश्यकता क्या है, माय डियर फ्रेंड्स। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, करेंट अफेयर्स इज व्हाट। देखिए हमारा सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस जो है इतना बड़ा है, मान लीजिए इट्स अ ओशन, ओके, ये केक है। सो जो आपका कोर कंटेंट होता है या फिर स्टैटिक कंटेंट होता है, ये पूरी आपकी केक की पूरी बेस है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आपने मान लीजिए बर्थडे केक बनवाया, इसके ऊपर जो आपने डेकोरेशन करवा दिए, आइसिंग लगवा दी, है ना, डेकोरेशन करवा दिए, दो चार कैंडल्स लगा दिए, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपका करंट अफेयर्स का काम है। मेन काम आपका जो कोर कंटेंट है वही है। सो यू शुड, यू एज अ एस्पिरेंट, यू शुड फोकस ऑन योर कोर कंटेंट। कोर कंटेंट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए। अगर आपको पूछा जाएगा ना आर्टिकल 123 के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर, सॉरी, ऑर्डिनेंस के बारे में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऑर्डिनेंस, ये तभी न्यूज में आएगा जब इस प्रोविजन का मिसयूज हुआ होगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि इसका सही यूज, इसका करेक्ट यूज क्या है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 123 एंड 213 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। तो क्या एनविसाज करके दिया है, इसका मतलब अप्रोप्रिएट यूज क्या है, किन किन सर्कमस्टांसेस में इसको यूज कर सकते हैं, और इसका अगर मिसयूज हो रहा है तो किन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ये एब्रोगेट कर रहा है। क्लियर है। सो इस तरह से जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि करेक्ट यूज क्या है, कौन तो मिसयूज हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिनको ये एब्रोगेट कर रहा है, फ्रीज कर रहा है, आप कैसे एक क्रिटिकल आंसर आप लिख ही नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा करेंट अफेयर से एक इंस्टांस निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल निकाल सकते हैं कि रिसेंटली फलाने स्टेट के गवर्नर ने या फिर रिसेंटली प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया, ये या तो इसका रिप्रोमलगेशन था या फिर यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक्सपर्ट के हिसाब से बाईपास हो रहा था, दैट्स इट। आप इतना ही कर सकते हैं करंट अफेयर्स से। हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर से उस आर्टिकल में आपको एक एक दो कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जो की कमिटीज हैं उनके नाम को का पता चल जाएगा कि हाँ कोई कमिटी है इससे रिलेटेड। इससे बियॉन्ड आपको कुछ नहीं होगा। और ये कमिटीज आप जब स्टैटिक अच्छे से पढ़ेंगे, अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ेंगे, अपने क्लास नोट्स पढ़ेंगे और अपनी मैगजीन मंथली पढ़ेंगे, तो ये वहां पे भी कवर हो जाएगी। अभी आएंगे हम मंथली मैगजीन पे। सो मेरा पूरा इम्फेसिस यही है कि आप जो है पीएचडी ना करें, आप करें, आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़े। दिस इज फ्रॉड विथ योर टाइम। आप अपने टाइम के साथ यू आर डूइंग फ्रॉड। आप वेस्ट कर, आपको पता नहीं चलेगा इस प्रिपरेशन में 1 साल 2 साल कैसे निकल जाएंगे, और ये अल्टीमेटली यू विल लेटर रियलाइज कि आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, यू शुड फोकस ऑन योर सिलेबस, कोर कंटेंट। कोर कंटेंट पे फोकस कीजिए, चाहे प्री हो या फिर मेंस हो। आपका जो सिलेक्शन होगा इसी के बेसिस में होगा। यकीन मानिए जिसका कोर कंटेंट सही है, उसको करंट अफेयर्स में कहीं इशू नहीं आएगा। मेंस में करंट अफेयर्स इज ओनली आइसिंग ऑन द केक, अनलेस एंड ऑन द केक, अनलेस एंड अनटिल कोई स्कीम या फिर कोई नया लेजिस्लेशन
कोई इस तरह की बात ना आ जाए। करंट अफेयर्स इज ओनली आइसिंग ऑन द केक। सो फोकस ऑन योर कोर कंटेंट। एंड फॉर करंट अफेयर्स के लिए क्या कर दे, छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। आप एक कंटिन्यूटी में इवेंट्स को होते देखेंगे। तो जब आप किसी इवेंट को कंटिन्यूटी में होते देखेंगे, वो माइंड में आपके वो चीजें ना 30 दिन तक, अगले नेक्स्ट 30 डेज तक ना वो चीजें इम्प्रिंट हो जाएंगी। सिर्फ आप पढ़ते जाइए, कुछ नहीं करना, बस देखिए न्यूज़पेपर की क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। न्यूज़पेपर 30 डेज तक देखते जाइए। आपको एक आइडिया लगेगा कि ब्रॉड बड़ी बड़ी चीजें क्या हुई हैं, यू आपके माइंड में रहेगा। और कोई चीज जो छुट्टी होगी, आफ्टर 30 डेज देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स हु वो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं करेंट अफेयर्स मैगजीन के लिए, और दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यू नो उनकी पूरी टीम है जो रिसर्च करती है। जो नोट्स बनाने के लिए बैठते हैं आप रिसर्च करने ना, उनकी पूरी एक एक्सपीरियंस्ड टीम होती है जो बैठती है पीछे और रिसर्च करती है। एडिटर टीम एडिट करती है और फाइनल एक कंटेंट पूरे महीना का कंपाइल होके आपके पास आता है। जो यू कितने पिलर्स पे किसी चीज को कवर करना चाहिए वो सारी चीजें दी हुई होती हैं, और ये अपडेट होके आता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है जो छूटी हुई होती है। सो आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की जगह आप सिर्फ न्यूज़पेपर को 30 डेज फॉलो करिए, और मंथ के एंड में जो मैगजीन का कंपाइलेशन आता है उसको उठाइए और उसको रगड़ जाइए। ये आपके एक ही मैगजीन आपके प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगी और आपके मेंस के लिए भी काम आएगी। क्लियर है ये? आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आई होप इट आई एम मेकिंग सेंस। आप इस पे जब जो आप 4 घंटे वहां दे रहे हैं ना, रिसर्च R&D करके फ्रस्ट्रेशन में, इसको दिन के 2-3 घंटे दे दीजिए। आप 2-3 महीने 3-4 महीने में देखेंगे, 3-4 मंथ्स में देखेंगे कि इश्यूज जो है रिपीट हो रहे हैं, कंटेंट रिपीट हो रहा है। फिर वहां से जो वैल्यू एडिशन आता है ना, टॉपिक्स रिपीट होने लगते हैं। ठीक है? तो आपके पास ऑलरेडी सपोज एक मंथ में किसी टॉपिक के मान लीजिए सेडिशन है। ठीक है, सेडिशन पे आपके पास एक राइटअप आया, आपने उसको प्रिपेयर कर लिया, उसका नोट्स बना लिया, जैसे भी किया। अब 3-4 महीने बाद फिर से सेडिशन न्यूज में आया, इन्होंने फिर से, हिंदू ने फिर से उस पर एडिटोरियल लिखा, एक्सप्रेस ने फिर से लिखा, और करंट अफेयर्स मैगजीन वालों ने 1 महीने बाद पूरे अच्छे से सेडिशन को कंपाइल करके आप तक पहुंचा दिया। अब आपके पास सेडिशन का ऑलरेडी एक राइटअप ऑलरेडी है। आप देखेंगे कि उस राइटअप में ऐसा क्या है जो कि नए मैगजीन या नए आर्टिकल में नहीं है, और उसको वहां पे ऐड कर लेंगे। बस वो 2-3 लाइन ही आपके लिए नया होगा, बाकी नहीं होगा। समझे? और इम्पोर्टेंट कंटेंट की इशू नहीं है। द इशू इज नॉट ऑफ कंटेंट। कंटेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है डाइजेशन की। आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइजेशन के बाद इसको रिप्रोड्यूस भी करना है। एग्जाम हॉल में आपको 7 मिनट मिलते हैं हार्डली, ये मैं आइडियल बता रही हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, माइंड में आपके आंसर भी फ्रेम होना चाहिए, और कंटेंट को 7 मिनट के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आंसर के सारे पार्ट्स को एड्रेस करते हुए आपको लिटरली यहाँ पे वोमिट करना है। मतलब आपका माइंड अगर एग्जाम हॉल में सोच रहा है ना, देन यू आर आउट। तो 2 सिनेरियो से बचना है। टू मच कंटेंट, टू मच पढ़ लिया और कुछ भी मतलब क्लियर याद नहीं है, क्या होगा? दिमाग एग्जाम हॉल में आपके सोचेगा ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, कुछ भी क्लियर नहीं है। जहां आपने थिंकिंग करना स्टार्ट किया, यू आर आउट। एकदम ही आप समझ लीजिए, जहां आपने थिंकिंग करना स्टार्ट किया, यू आर आउट। दूसरा सिनेरियो, आपके पास कंटेंट नहीं है, ये भी नहीं है, इस केस में भी आप सोचेंगे। सो आपका कोई भी टॉपिक 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप एक भी शब्द
आपके नोट्स में, आपके दिमाग में एक भी वर्ड ऐसा ना हो जो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप कुछ ना देखें, कुछ ना सुने, कुछ ना पढ़ें जो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इशू इज नॉट कंटेंट, कंटेंट की कमी नहीं है, इशू है ही नहीं। इतने फ्री कंटेंट है, आपको इतना मिल जाएगा जितना मतलब बहुत कंटेंट है, आप तो मतलब 3 4 5 साल लगा दे इतना कंटेंट पढ़ नहीं पाएंगे। इशू है कि इसको क्या इंपॉर्टेंट है उसको सिलेक्ट करना, उसको डाइजेस्ट करना एंड उसको रिप्रोड्यूस करके आना इन द यू नो टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट। क्लियर है ये आपको? सो आपका कोई भी नोट्स, कोई भी करेंट अफेयर्स का इवेंट ऐसा प्रिपेयर होना ही नहीं चाहिए कि उसके नोट आपने 4 5 पन्नों में बना लिए, 4 5 पेजेस में बना लिए। आपको 150 नंबर के लिए 2 पेजेस मिलते हैं, 250 नंबर के 250 वर्ड्स के लिए 3 पेजेस मिलते हैं। अगर दोनों आप एग्जाम हॉल में 2 पेजेस भर के आ रहे हैं, अगर आपका अप्रोच ये है कि विल फिल दिस 2 पेजेस, देन यू आर आउट। If in the exam hall your approach is key for 15 marker, you will fill the entire three phase page or in all the questions you are out, क्योंकि आप पेपर कंप्लीट ही नहीं कर सकते। सो इन एक्चुअल एग्जामिनेशन द पेपर कंप्लीशन इज अ मेजर टास्क, एंड दैट्स वाई लोगों के जनरल स्टडीज में एवरेज मार्किंग आती है, क्योंकि पेपर पेपर कंप्लीशन गिवन इन द टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट, उसमें अगर आप एक एवरेज कंटेंट भी मेंटेन कर पाते हैं, दैट इज अचीवमेंट, यू नो, दैट इज अचीवमेंट। सो ये जो यहाँ से आते हैं एवरेज कंटेंट से, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि बात होती है कि भाई एवरेज कंटेंट मैगजीन में तो हम पढ़ रहे हैं, वही मैगजीन सब कोई लिख रहा है, सब पढ़ रहा है, तो कंटेंट तो सबका सेम ही होगा। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे होगा, मेरा वैल्यू एडिशन कैसे होगा? इस पे दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये है कि आपको वैल्यू एडिशन करने के लिए भी आपको पास, अभी बताया मैंने, आपके पास ये बेस तो होना चाहिए ना, इस पे आप वैल्यू एडिशन करेंगे। आपके पास 140 वर्ड्स होना चाहिए, तब आप जाकर के 10 वर्ड वैल्यू एडिशन कर देंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं 150 वर्ड्स में 30 वर्ड्स 40 वर्ड तो वैल्यू मेरा एक्सेप्शनल होगा। वैल्यू एडिशन मतलब क्या? जो एक्सेप्शन है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शन से पहले आपको जो ऑर्डिनरी है वो तो तैयार करना होगा ना। ऑर्डिनरी माने ये पोर्शन 140 वर्ड्स का ये पोर्शन, ये आपको तैयार करना होगा। अगर आप इसके लिए भी रिसर्च करने बैठेंगे कि नहीं मेरा जो ऑर्डिनरी वाला पोर्शन है वो भी मैं रिसर्च सी, मैं द हिंदू के पिछले 10 सालों के सेडिशन के आर्टिकल निकालूंगी एंड आई मेक माई ऑन नोट्स, माई ऑन आउटस्टैंडिंग नोट्स, यू विल लैंड नो वेयर, यू नो। आपको ये ऑर्डिनरी प्रिपेयर करना होगा, एंड जब ये ऑर्डिनरी प्रिपेयर हो जाएगा, व्हेन यू आर एट योर पीक ऑफ द प्रिपरेशन, देन आपको कहीं कुछ दिख गया और माइंड में वो स्टिक कर गया, किसी जज ने कोई बात कर दी सुप्रीम कोर्ट की, या फिर किसी कमिटी ने कोई बहुत ही कैची वर्ड बोल दिया, वो 10 वर्ड का याद रह गया, तो दैट विल बी योर आइसिंग, दैट विल बी योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट। बट आपको पहले ऑर्डिनरी के लिए, अब आपको ये देखना है कि ऑर्डिनरी के लिए आपको कितना टाइम दे रहे हो। या तो आप इस ऑर्डिनरी को मैगजीन से प्रिपेयर कर लो, या फिर इसके लिए बैठ करके 10 12 घंटे रिसर्च करो, 10 12 आवर्स, एंड फिर भी आपके सारे पिलर्स कवर नहीं होंगे। 5 पन्ने का आप नोट्स बना लो, 5 पेजेस का, लिखना कितना है 140 वर्ड्स। सो ये सारे चीजें आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए पहले आपको यू हैव टू प्रिपेयर द ऑर्डिनरी पार्ट, एंड यू शुड फोकस ऑन मैगजीन पे फोकस करिए आप। एंड यू नो कि इन द एग्जामिनेशन सिनेरियो अगर आप ऑर्डिनरी रहते हुए भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, देन देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी इन। ओके, सो इसकी तो आप टेंशन मत ही लीजिए कि वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन। अरे भाई पहले एडिशन किस पे, जिस पे करना है उसको प्रिपेयर करो, इसको पहले प्रिपेयर कर लो। जब इस पे ऐड करोगे, पहले इसको प्रिपेयर कर लो, देन इस पे ऐड करने का सोचना। दूसरा कि हम एक ही, ये बड़ा आर्गुमेंट आता है, वही सब लिख रहे हैं,
सेम चीजें लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, रिपीटेटिव हो जा रहा है एग्जामिनर के लिए। हो सकता है आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं वही मैगजीन, आई मीन जो मेंस लिख रहे हैं, मान लो 10,000 बच्चे सेम मैगजीन पढ़ रहे हैं, बट सबकी कंप्रीहेंडिंग एबिलिटी अलग अलग होगी, सबका डाइजेशन अलग अलग होगा, मेमोराइजेशन अलग अलग होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन अलग अलग होगा, एंड इस रिप्रोडक्शन का स्टाइल अलग अलग होगा। द वे दे विल आर्टिकुलेट देयर थॉट्स, एवरी इंडिविजुअल का आर्टिकुलेशन डिफरेंट होता है। सो इन किसी भी सिनेरियो में भले आप एक ही कंटेंट पढ़ के जाएं, एक ही कंटेंट, सिंगल कंटेंट, इस एक कंटेंट को आप 100 लोगों को पढ़ा दीजिए, ये 100 लोग इसी कंटेंट को 100 टाइप्स में, 100 डिफरेंट टाइप्स में रिप्रोड्यूस करेंगे। सो ये आर्गुमेंट ही अगर कोई देता है कि एक ही मैगजीन लोग पढ़ रहे हैं और सेम कंटेंट जा रहा है, एग्जामिनर बोर हो जा रहा है, और इस ये आर्गुमेंट दे करके अगर फ्रेशर्स या फिर नए कैंडिडेट्स को अगर गुमराह किया जाता है, सो दिस इज रिप्रिमांडेबल, क्योंकि एक ही कंटेंट अगर 10 के पीपल को दिया जाए, वो एक ही कंटेंट को 10,000 डिफरेंट वेज में रिप्रोड्यूस करेंगे। सो देर इज नो, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कंटेंट जो है सिमिलर हो। अगर सिमिलर भी हुआ तो बाकी आपके जो स्टाइल होती है, आंसर लिखने की स्टाइल होती है, इन सारी चीजों में डिफरेंसेस आने ही आने हैं। क्लियर है? सो फोकस ऑन एवरेज थिंग, जो एवरेज है उस पे फोकस करिए, एक्सेप्शनल के पीछे मत भागिए। एक्सेप्शनल का काम वहां होता है जहां पे आपका एवरेज रेडी होता है। ये आपका एवरेज पोर्शन है जिस पे एक्सेप्शनल बिल्ड करना है, उस पे फोकस करिए। और ये तभी होगा जब आप मैगजीन, एक मैगजीन को पढ़िए और उसको बिल्कुल रट जाइए। ये दोनों आपका प्री भी इंश्योर कर देगा और मेंस भी इंश्योर कर देगा, टाइम बचेगा। यू नो जैसे कि हमने पीछे बात किया, कंटेंट इज नॉट द इशू, इसका डाइजेशन एंड इन टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट इसका रिप्रोडक्शन, ये बहुत बड़ा इशू है। आपको 7 मिनट और 9 मिनट के अंदर आपको एक आंसर लिखना होता है। तो फोकस कीजिए मेमोराइजेशन पे, रिटेंशन पे। रिटेंशन एक इशू है। आप मल्टीपल सोर्सेस पे ना जाइए, एक मैगजीन आज पढ़ लिया, कल किसी और का पढ़ लिया, परसों इनसाइट्स ऑन इंडिया का डेली न्यूज पढ़ लिया, तरसों जीएस स्कोर का पढ़ लिया, तरसों राव आईएएस का पढ़ लिया। एक मैगजीन को सिलसिलेवार ढंग से फॉलो कीजिए, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए? और क्या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो बोलते हैं क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाया, वो मेजोरिटी गलत होता है? नहीं, यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स, you can prepare your notes, but when, this is most important thing, कब बनाना है? जब आपका ये वाला पोर्शन ऑर्डिनरी रेडी हो, यानी आप अपने प्रिपरेशन के उस पीक पे हो कि जब आपसे पूछा जाए कि ओके मिस्टर एक्स वाई जेड टेल मी अबाउट 150 शब्दों में मुझे सेडिशन बताओ। सेडिशन का व्हाट इज सेडिशन, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजंस, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये कैसे वायोलेट करता है ये बताओ। रिसेंट इंस्टांसेस बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा ये बताओ। कैसे हमें इसको बैलेंस करना है, इसकी यूटिलिटी को कैसे बैलेंस करना है ये बताओ। अब इतने सारे पॉइंट्स को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है, देन अगर आपके सामने कोई नया कंटेंट आता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स एडिशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 शब्दों में बोल दी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैची ऐसे फ्रेजेस होते हैं, 2-3 लाइन्स के, जो कोई कमिटी ने बोल दिया, वो आपने आपके दिमाग में रह गया, आपने इसको ऐड कर लिया। अब ये जो होगा, ये आपका ये जो एवरेज कंटेंट है, इस एवरेज कंटेंट पे आपने अगर इसको ऐड किया तो आपका हाई पॉसिबिलिटी है कि 0.5 to 1 मार्क्स आपके बढ़ जाए। 1 मार्क्स भी नहीं, 0.5 इज इनफ। ओके, बट अगर आपके पास यही नहीं है
तो आप 0.5 के पीछे कितना भागोगे। और ये एग्जाम एक, दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल, यू नो। एथिक्स में लोग एग्जाम्पल्स के पीछे, अब एथिक्स को ले लेते हैं, एथिक्स में जनरली लोग वैल्यू एडिशन के पीछे भागते हो, इतना मटेरियल अवेलेबल है एथिक्स का मार्केट में, बट आपका जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, ठीक है, जितने प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज हैं उनका आपको आइडिया ही नहीं है कि ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैथी एंड कंपैशन। ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इम्पैथी एंड कंपैशन में क्या डिफरेंस है, राइट। अगर आपको यही नहीं पता है, अब आप लाइए वैल्यू एडिशन लिखते जाइए, बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है, आपको कितने वैल्यूज हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई सुन रहा हो यहाँ तक, जस्ट अ मिनट, कोई सुन रहा हो यहाँ तक तो लिस्ट डाउन करेंगे आप कमेंट सेक्शन में कि कितने वैल्यूज है। सिलेबस किसको किसको याद है, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं लोगों के, सिलेबस तक नहीं याद होते, जो कि मोस्ट फंडामेंटल थिंग है, राइट। सो जो फंडामेंटल है उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इम्पैथी और कंपैशन के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रोबेटी क्या होता है, व्हाट इज प्रोबेटी, प्रोबेटी है क्या, और इसका गवर्नेंस में यूटिलिटी क्या है। जब आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आपको जब आप न्यूज़पेपर देखेंगे, द हिंदू खोलेंगे, वहां पे कोई भी एग्जाम्पल आएगा, आप उसको तुरंत क्लिक कर पाएंगे कि ओके ये इम्पैथी से मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ, और वो एग्जाम्पल 2 लाइन में या 1 लाइन में 10 वर्ड्स में आपके इम्पैथी के नीचे चला जाएगा। व्हेन यू नो कि व्हाट इज प्रोबेटी इन गवर्नेंस, और कोई ऐसा एग्जाम्पल कभी आता है आपके सामने, देन वो फटाक से वो चला जाएगा प्रोबेटी के पास। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, यू नो, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वैल्यू एडिशन अपने आप होगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट थोरो विथ योर सिलेबस, आपको सिलेबस में क्या है आपको नहीं पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपका कोर क्लियर नहीं है, देन आप वैल्यू एडिशन के पीछे भाग के यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इट्स एज ब्लंट एज दैट, इज अ वेस्टेज। एंड वैल्यू एडिशन माने नोट मेकिंग न्यूज़पेपर से। सो नोट मेकिंग, जैसे अभी हमने देखा कि ये स्टेज होता है जहां पे आप नोट मेकिंग करते हो, इसको बोलते हैं नोट्स मेकिंग। ये है नोट्स मेकिंग जहां पे यू आर थोरो विद योर सिलेबस, आपको पता है कि एथिक्स के फर्स्ट पैराग्राफ, एथिक्स के सिलेबस में फर्स्ट पैरा में क्या है, सेकेंड में क्या है, थर्ड में क्या है, कौन कौन से वैल्यूज है, हर वैल्यू का आपको क्लैरिटी है। देन आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आया, कोई ऐसी बात आई, आपके माइंड में स्टिक हो गई, आपने उसको नोट में ऐड कर लिया, और वो होगा आपका वैल्यू एडिशन, वो होगा आपका एक्स फैक्टर, और वो होता है आपका नोट्स। सो मैं आई होप कि मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बहुत क्लियर साउंड कर रही हूँ आपको कि नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं। सिमिलरली आपको सपोज आईआर के लिए, तो आईआर का बहुत सिंपल, इसका एक अलग ही फंडा होता है जब आंसर राइटिंग की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू देखिए, अब ये सारे स्टैंडर्ड कंटेंट है, ये सारे कैंडिडेट के पास होगा, भले इसके अंदर के एग्जांपल्स अलग हो जाए, ठीक है, कोई सारे कैंडिडेट सारे पिलर्स भी नहीं कवर करते। वैल्यू एडिशन ये होगा कि रिसेंट में किसी ने कोई बड़ी बात कह दी है, मान लीजिए एस राजा मोहन, उन्होंने इंडो यूएस रिलेशन पे कोई बात कह दी है, या फिर हिंदू में लिखते हैं उनका नाम मुझे नहीं याद आया, सुहासिनी हैदर, यस, उन्होंने कोई बात कर दी है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि सुहासिनी हैदर ने रिसेंटली ये कहा है, तो ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। आइसिंग ऑन द केक, 0.5 प्लस मार्क्स, बहुत हुआ तो 1 तो बहुत मुश्किल मिलेगा इस एक पॉइंट से, बट 0.5 यू विल बी एज। बट आप ये तभी कर पाएंगे जो जब आपका मेन कंटेंट रेडी होगा। अदरवाइज सुहासिनी हैदर के तो अभी से लेकर के अगले एक साल में लगभग 20 आर्टिकल्स, 20 25 30 आर्टिकल्स वो लिख देंगे हिंदू में, तो वो तो 30 35 मतलब हर आर्टिकल में ही उनके नई नई बातें होंगी, आप कितना याद करके रखेंगे। समझ रहे हैं बात को आप? आपको आपको एक्स फैक्टर के लिए कोई एक पॉइंट चाहिए, आपने पूरा सुहासिनी हैदर का के 25 अलग अलग 50 उन्होंने बातें बोल दी हैं, 50 आर्टिकल पढ़ लिए, 5 पन्नों में लिख दिया,
5 पेजेस में इंडो यूएस पे किसी पे, और उसको मान लीजिए एग्जाम में इंडो यूएस पे कुछ भी पूछ दिया, आपने लिख दिया सुहासिनी हैदर ने फॉलोइंग बातें कही हैं, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होके पता नहीं क्या करेगा आपके कॉपी के साथ। मैं बहुत ही बेसिक बातें बता रही हूँ, शायद आपको बाद में समझ में आए। सो वैल्यू एडिशन क्या होता है, न्यूज़पेपर से नोट्स कब बनाते हैं, ये बहुत ही मैच्योरिटी की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ मैच्योरिटी, नॉट ऑफ एज, बट एग्जाम के डिमांड को समझना, इससे कुछ एज से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। एग्जाम के डिमांड को समझना, सिलेबस को समझना। जब आप, सिंपल सी बात है, जब आपका केक तैयार हो गया है, आप रेडी हो केक के साथ, अब इसको डेकोरेट करो। डेकोरेट करो, कितना कर सकते हो, आपके पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, आपके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, तो जो भी एक छोटे छोटे डेकोरेशंस डाल सकते हो वो आपको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सकता है। बट ये आपकी ये केक नहीं रहेगा तो आप डेकोरेशन किस पे करोगे। सो होप आई एम क्लियर। आपको न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाने हैं। कोई अगर बोलता है कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए, और उसकी बातों को बाई मत कीजिए, उसकी बातों को वहीं के वहीं रहने दीजिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। 1 to 30 महीने के एंड में आपकी मैगजीन आएगी। मैगजीन को एकदम चाट जाना है, घोर के पी जाना है, बहुत ही ठेठ शब्दों में समझा रही हूं मैं। एक ही मैगजीन आपके प्री एंड मेंस दोनों को इंश्योर करेगी। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं न्यूज़पेपर से, बिल्कुल नहीं बनाने हैं, ठीक है। आप प्री के बाद जब आपका मेंस का टाइम होगा, उस समय जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, इतनी मैच्योरिटी रही तो आप उसको ऐड कर लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, एवरेज कंटेंट, एवरेज आंसर के साथ अगर आप 20 क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट कर देते हैं, यू विल बी इन। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं कि पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है, एंड यहाँ पे इशू कहाँ आएगा, सोचना नहीं है एग्जाम में। चलिए, समराइज करने की बात नहीं है, न्यूज़पेपर पे आते, नोट्स नहीं बनाना है, मैगजीन फॉलो करना है। अगेन, कौन सी मैगजीन फॉलो करनी है, यू नो इट वेरी वेल। क्लियर है ये। सो इस, और ये जो टाइम आप बचेगा, ये जो आपका टाइम है आपके ऑप्शनल है, ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए। जनरल स्टडीज के सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सी सेट एक बहुत बड़ा ये हो गया, इस पे ध्यान दीजिए। अब बाकी चीजें, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, या आपको एस्से तैयार करना है, एटलीस्ट यू शुड हैव अ सेंस ऑफ एवरीथिंग ना। आपको एस्से का फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, 2-4 एस्से लिखने की कोशिश कीजिए। आंसर राइटिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि दिसंबर दिसंबर जनवरी तक आप कम से कम 100 आंसर्स तो लिख लें। आप लिखेंगे नहीं, इन सब चीजों पे काम कीजिए। यहाँ पे काम करने की आपको आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। आप प्री मोड में आएंगे अब जल्दी, जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आता जाएगा, प्री मोड में ट्रांजिशन होता जाएगा आपका, ये टाइम बैलेंस होता जाएगा। सो ये रिसर्च, न्यूज़पेपर पे रिसर्च पे आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्लीज ऐसे आर्गुमेंट्स, ऐसे सजेशंस को बाय नहीं करेंगे आप। एंड यस, this is my take. You should not make your notes from newspaper until and unless you have gained that maturity कि how to build icing on cake. आइसिंग ऑन केक, जब तक आपका केक नहीं बन जाता है, आप आइसिंग के बारे में सोचिए नहीं, केक बनाने पे फोकस कीजिए। ये केक बहुत बड़ा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और फोकस ऑन दिस, बाकी आइसिंग अपने आप हो जाएगी। ओके, सो विद दिस वर्ड्स आई थैंक यू फॉर ट्यूनिंग